नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल मौजूद हैं सुप्रिया चंद, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, मीडिया प्रवक्ता, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और हर एक राष्ट्रीय खबरों में आप इनके डिबेट्स को ज़रूर सुने होंगे। साथ ही साथ ये तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र विंग है, उनके ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सुप्रिया चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। और बंगाल विधानसभा चुनाव इन दिनों चल रहे हैं और आपको विशेष दायित्व दिया गया है कई शहरों में चुनाव प्रचार करने का। तो सबसे पहले तो आप जितने भी शहर में गए, उन शहरों में जाकर आपको क्या अनुभव हुआ, क्या एक्सपीरियंस आपने किया, कि क्या लगता है माहौल? देखिए, बंगाल का जो इस साल का चुनाव है, इस चुनाव एक कॉन्क्रीट चुनाव है, कंपोस्ट चुनाव है, ना कि मेरे हिंदी के जैसा कॉन्क्रीट और कंपोस्ट नहीं है। मेरा हिंदी आप लोग तो जानते ही है, आप लोग तो मेरे घर के लोग हैं। मैं खुद उत्तर बंगाल का लड़का हूँ, उत्तर बंगाल का भूमिपुत्र हूँ। लेकिन पूरा बंगाल का जो मीडिया सेक्शन है, आपका जो कॉलीग लोग है, आप सब लोग भी जानते हैं कि मेरा हिंदी बहुत टूटा फूटा है। लेकिन हमारा एक कॉन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि बंगाल को हम टूटने फूटने नहीं देंगे। किससे टूटने नहीं देंगे ना, ये हमारा जो लीडर है ममता दी का ये कॉल है कि हमारा बंगाल जो है, यहाँ पर सब लोग आ सकते हैं, सब लोग रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। रसगुल्ला उनके लिए है, पूजा में घूरने के लिए बास है, ट्रेन है, सब हमारे पास है। लेकिन अगर कोई कहे कि बंगाल कैसा होगा, बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, बंगाल चुनाव में कौन सी विधानसभा से कौन सा प्रार्थी उम्मीदवारी करेंगे, वो सब दिल्ली से या मध्य प्रदेश से या गुजरात से आपको अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर भारत के संस्कृति का खिलाफ कल्चर है। बंगाल का संस्कृति का एक उल्टी सीधी कल्चर है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा जो दल तृणमूल कांग्रेस का जो मानना है कि बंगाल का जो लड़की है, बंगाल का घर का लड़की है, वो जो लड़की 34 साल से जंग लड़कर आज इस जगह पर है, और ये जगह भी कोई आसानी से नहीं मिला, आप लोग जानते ही है। तो ये लड़की ही कर सकता है ये बंगाल का भलाई, और क्या काम हम किए हैं उस काम के आधार पर हम इस वोट मांगने जा रहा है डोर टू डोर। तो आज के ख्याल से हम जब इस विधानसभा में लगभग मैंने 20 से ज़्यादा असेंबली ऑलरेडी आई हैव कवर्ड अप। তো এই বিধানসভাগুলোর মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি যে উত্তরবঙ্গের বিধানসভাগুলো, মূলত উত্তরবঙ্গের বিধানসভায় কিন্তু লোকসভা যেটা হয়েছিল আপনারা পুরোপুরি একটা উল্টো ছবি কিন্তু এই যে বিধানসভার রেজাল্ট ফলাফল 2রা মে বেরোবে সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন। মানে একেবারে অপোজিট পিকচার দেখা যাবে, যেটা লোকসভায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তার একেবারে উল্টো ছবি কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষ রেডি রয়েছে। इसका कोई आधार, कोई बेस किस आधार पर कह रहे हैं? परसों मनोज तिवारी सिलीगुड़ी में थे, जो कि भाजपा से सांसद हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल इतिहास बदल देगा इस बार। और इतिहास कहता है कि जब भी राजनीति में परिवर्तन की शुरुआत होती है तो उसकी पहली जो झलक जो है उत्तर बंगाल में ही दिखती है। तो उत्तर बंगाल में झलक लोकसभा चुनाव के दौरान दिख चुकी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतिहास पलटेगा? देखिए, मनोज जी काफ़ी नामदार इंसान है। हम तो नामदार नहीं, मोदी जी के लिटरेरी लैंग्वेज पर हम लोग कामदार इंसान है। दीदी कामदार इंसान है, नामदार नहीं। तो दीदी के दल के दूत, दीदी का दूत के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि क्या बीजेपी का बंगाल का कोई सांसद नहीं था? अगर नहीं था तो उत्तर बंगाल तो दिया, भरपूर के दिया। तो एक सांसद ऐसा बंगाल का सांसद नहीं था, बंगाल का लड़का नहीं था जो कैंपेन प्रोग्राम लीड कर सके। आपको उत्तर दिल्ली, दक्षिण गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, यहाँ से लोग भाड़ा में ले आकर यहाँ पर जंग आपका तो भाड़ाटिया सैनिक हम लोग बंगाली में कहते हैं कि आप लोग सब पॉलिटिकल बेगार से, बीजेपी इज नाउ ए पॉलिटिकल बेगार। ये डोर टू डोर जाता है, कैंडिडेट मांगता है, और अगर आपके साथ कई मिठाई के दुकान पर मुलाकात हो जाए तो आपको ही कैंडिडेट कर देता है। ऐसा हुआ तो शिखा मित्र चौरंगी से बोल दिया कि शिखा मित्र कैंडिडेट है, शिखा मित्र बोलते हम तो नहीं जानते भाई। तो ये जो लोग हैं, ये लोग एक झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, ये है बीजेपी का काम। और काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, ये है टीएमसी का काम। लोग
बंगाल का लोग, उत्तर बंगाल का लोग ये जरूर देखेंगे और ये जरूर एक निर्णय लेंगे कि कौन सा पक्ष में लोग डेवलपमेंट का रथ चाहता है, डेवलपमेंट का वर्क चाहता है। मैं और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, वो है कि ये उत्तर बंगाल का जो आप बोले हैं, उत्तर बंगाल में आप बोला है कि बेस और आधार किया है। मैं छोटी छोटी 2-3 बात बोलूँगा कि ये লোকসভা ইলেকশন বা আমাদের যে লোকসভা ইলেকশনের আগে এখানে বলা হয়েছিল যে কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, প্রমিসেস দেওয়া হয়েছিল। কি প্রমিসেস? नारायणी सेना হবে, काफ़ी चर्चित विषय है, नारायणी सेना होगा। अमित शाह खुद होम मिनिस्टर वो कोच बिहार में आके बोल दिया था कि नारायणी सेना हम कर देंगे। कहाँ है नारायणी सेना भाई? नारायणी सेना तो दूर, नारायणी एक आर्मी भी नहीं है। कोच बिहार का, उत्तर बंगाल का एक भी लड़का आर्मी के ट्रूप में रिक्रूट नहीं हुआ है। बल्कि ममता दी जो बात कम करती है, काम ज़्यादा करती है। ममता दी हमारे स्टेट पुलिस बैटालियन में आप लोग जानते हैं कि जंगल महल बैटालियन जैसा है, पहाड़ का बैटालियन जैसा है, वैसा नारायणी बैटालियन भी हो गया है। वो नहीं बोले, कर दिए। लेकिन अमित शाह जो इलेक्शन प्रोमिसेस है उनका, उनके आधार से कोच बिहार का लोगों ने निषिद्ध को जिताया वहाँ पर। लेकिन अब वो सांसद बनकर वो खुद गार्बेज डालता है राजबाड़ी में और खुद उसको सफाई करता है। ऐसा भी हमने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। तो जो प्रोमिसेस है, क्या आप बोले थे इस सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार का चाय बागान सब खुल जाएंगे। चाय बागान तो दूर, एक चाय का पत्ती भी कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक साथ एक फ्रेम में नहीं देखा गया। बल्कि ममता दी पूरे चाय बागान का जो श्रमिक लोग हैं उनका मजूरी जो है, डेली वेजेस जो है, उनको एक रकम भरी बढ़ा दिया। और चा सुंदरी प्रोजेक्ट के नाम पर हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल टी गार्डन डेली वेजेस जो है उनके लिए हम एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी ले आए हैं। उनके सबके पास पक्का घर होगा अब। और ये ममता दी ने नाकी से बोला बल्कि कर दिया, पिछले बजट में वो कर दिया। तो ये लोगों का जो है, वो लोग है सब भाषण का लोग है, ये है भाषणबाज पार्टी। और हमारा जब काम है, हम रेशन भी देते हैं, भाषण तो देते हैं, बल्कि रेशन के आधार पर भाषण देते हैं। वो सब है जो रेशन नहीं देता है, सिर्फ भाषण देता है, बल्कि ये खाओ और बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम नाभि से बोलता है कि जय श्री राम। हम लोग बोलते हैं कि जय सीताराम। उनके पास सीता का कदर नहीं है। बंगाल का जो माँ लोग है, बंगाल का जो महिला है, उनका कदर उसके पास नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं जय सीताराम और बोलता है पेट्रोल का ये है दाम, गैस का ये है दाम। उनको दाम पता नहीं है, काम पता नहीं है, सिर्फ एक नाम पता है। वो नाम उत्तर बंगाल से और बंगाल से इस चुनाव के बाद मिट जाएगी। लेकिन सुप्रिया जी, लहर जो है फिलहाल उत्तर बंगाल की अगर हम बात करें, आप तमाम मीडिया में भी देख पा रहे हैं, भगवामय उत्तर बंगाल नज़र आ रहा है। इतने विकास होने के बावजूद लोग तृणमूल को इधर पसंद करना नहीं चाह रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? ना एक तो देखिए, ये मतलब किसी तरह की कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है कि इतने विकास होने के बावजूद वोट बैंक इधर ट्रांसफ़र कराए जाएंगे, या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है? ना प्रोपेगेंडा, देखिए कि प्रोपेगेंडा तो है ही। बीजेपी एक बहुत बड़ा दल है, काम के आधार पर नहीं, पैसा के आधार पर, कॉरपोरेट फंडिंग के आधार पर, और ढेर सारे जो बेआईनी काम है, इलीगल काम है, इनके जुड़ा हुआ जो लोग हैं, मेहुल चोकसी बोलिए, विजय माल्या बोलिए, जो लोग पैसा करके देश से भाग गया है, उनका 50% से 55% गुजरात में है। आज का भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है, चाहे आर्मी में बोलिए, इलेक्शन कमीशन में बोलिए, कोर्ट में बोलिए, काफ़ी सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में बोलिए, स्वराष्ट्र मंत्री बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए, सब लोग गुजरात में है। तो भारत को गुजरात डोमिनेट कर चाहता है। हम तो चाहते हैं कि गुजरात गांधी जी जैसा हो। गांधी जी का गुजरात से हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गॉडसे का गुजरात से हमारा सीरियस प्रॉब्लम है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम लोग सुभाष का बंगाल का लोग है, हम लोग चित्तरंजन दास का बंगाल का लोग है, रविंद्रनाथ विवेकानंद का बंगाल का लोग। आप जो बोल रहे हैं कि लहर, कहाँ है लहर? उत्तर बंगाल में हम तो कैटेगरिकली बात की, ये जो काम उन लोगों ने बोला था कि हम करेंगे, तो लोगों ने समझा कि हाँ ये करेंगे, तो लोगों ने समर्थन दिया। लोग किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। ये मैं पर्सनली एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप से मैं ये जो मत है, ये जो भावना है, ये जो चिंतन पद्धति है, इनको मैं पर्सनली इसका अपोज करता हूँ। ये मैं नहीं मानता कि कोई लोग किसी का गुलाम है, कोई लोग किसी का वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। लोग स्वतंत्र है और स्वतंत्र भाव से जो काम करेगा
अब हम लोग जो छात्र और युवा है, हम लोग कैसे वोट देते हैं? हमारा जो जनरेशन है ये मेरे ख्याल से ये कैसे वोट देते, जो काम करता है, जो डेवलपमेंट का बात करता है, जो हिंदू मुसलमान नहीं, जो स्वास्थ्य साथी फॉर ऑल करता है, सबूत साथी फॉर ऑल करता है, डेवलपमेंट विकास, इसका जो परिसंख्यान है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स है, ये डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो लोग बात करते हैं इलेक्शन पर, मेरे ख्याल से उन लोगों को जीतना चाहिए। अगर बीजेपी का हिम्मत है तो सान एक्सप्रेस एक जानदार मीडिया है, मैं सान एक्सप्रेस में चैलेंज करता हूँ बीजेपी को कि अगर आपका हिम्मत है, उत्तर बंगाल के लिए आप लोग क्या डेवलपमेंट किया। हम लोग तो एक रिपोर्ट कार्ड पढ़ चुके हैं, हम लोग इलेक्शन के आगे, हमारा नेता, मेरे नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड छपा दिया, प्रकाशित कर दिया, जिनमें डेवलपमेंट का क्या काम हमने किया, वो पूरा स्टैटिस्टिकली उनमें नैरेटेड है। बीजेपी का अगर हिम्मत है, उत्तर बंगाल का बीजेपी का लीडर्स का अगर हिम्मत है, मैं सान एक्सप्रेस में चैलेंज करता हूं उन लोगों से कि आप एक डेवलपमेंट का कार्ड छपाइए, आप एक डेवलपमेंट का कार्ड, ना कि से बड़ा बड़ा मोदी जी का छवि, अमित शाह जी का छवि, एक भी बंगाली का छवि नहीं, सब बाहरी पीपल्स, बंगाली पीपल्स नहीं, बाहरी पीपल्स। हम लोग तो समझते हैं जो बिहारी भाई, गुजराती भाई, हिंदी भाषी भाई, बंगाल। सुप्रिया जी, एक बात हमेशा विवाद में रही है कि बाहरी, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, भारत के ही तो हैं, तो फिर बाहरी कैसे हुए? बंगाल के लिए भारत तो, बंगाल भारत में ही है ना, बंगाल बाहर है भारत से बाहर, तो बाहरी कैसे हुए, जरा स्पष्ट कर दिए तो। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और सिर्फ कॉमन वोटर्स को ही नहीं, मेरे ख्याल से मेरे साथ जो आने वाले दशकों में जो राजनीति से जुड़े होंगे, उन यंग जनरेशन्स को मैं ये बात मेरे ख्याल से और दल की तरफ से भी ऑफिशियली स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। वो है कि आप ऐसा कभी सुना है कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हमने और हमारे कॉलीग ने और मंत्री ने, कई विधायक ने, दीदी ने खुद कभी महात्मा गांधी को बाहरी कहे, अटल बिहारी वाजपेयी को बाहरी कहे, इंदिरा गांधी को बाहरी कहे, राजीव गांधी को बाहरी कहे, नरसिम्हा राव को बाहरी कहे, मनमोहन सिंह को बाहरी कहे, तो कोई भी बंगाल से नहीं है, इन लोगों को तो हम बाहरी नहीं किए, उनको तो छोड़िए, सीताराम येचुरी को कभी बाहरी कहे, हम लोगों को तो वाम फ्रंट का साथ जंग है, प्रकाश करात को हमने कभी बाहरी कहे नहीं। तो ये जो बाहरी है, ये कल्चरल एक डिस्क्रिमिनेशन है। ये कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन कौन? जो कल्चर करता है, कहता है कि सर्वे खलिद्वं ब्रह्म, वो भारत का कल्चर है कि सब में ईश्वर, सब में राम, सब में अल्लाह बसता है, ये भारत का कल्चर है। लेकिन जो कल्चर कहता है भारत का एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, उनको जो कल्चर कहता है कि इसको हराओ, गणतांत्रिक पद्धति से हराओ, कहो, तुम भाषण में कहो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उखाड़ के फेंक दो, टारगेट बंगाल। अरे भाई, तुम्हारा तो टारगेट चीन और पाकिस्तान होना चाहिए, बंगाल तो भारत से जुड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस तो ऐसा एक पार्टी है जिसका हर मीटिंग शुरू होता है जय हिंद बोलकर और खत्म होता है वंदे मातरम बोलकर। तो तुम क्यों, एक प्रधानमंत्री के रूप में तुम क्यों कहोगे कि टारगेट बंगाल? तुम्हारा तो पाकिस्तान टारगेट होना चाहिए, चीन टारगेट होना चाहिए। सीमांत में, बॉर्डर में जवान मर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, आप बोलते, क्षमता से आने के पूर्व आप बोलते थे कि महंगाई कम होगा, बोलते हैं महंगाई पर पड़ेगी मार आपकी बार मोदी सरकार। कहाँ है महंगाई? आप बोलते थे कि हम अगर आएंगे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हमारा टेररिज्म का क्या हाल है? बोलते हैं कि घुसपैठिया बंगाल में घुसा, तुम क्या कर रहे थे तब? बॉर्डर जो लाइन है तो स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता, ये लोग अनपढ़ पीपल है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, जो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं मानता, ये लोग कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ एक जानता कि जय 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 श्री राम, और राम को भी नहीं जानता। राम तो वो थे जो कभी रावण के खिलाफ जंग लड़ने के टाइम पर रावण का ये नहीं कहता कि उखाड़ के फेंक दो, ये तो रावण की भाषा है। रावण कहता था, बंगाल में मधुसूदन दत्त का एक पोएम है कि आमी की डोरा ईशो की भिखारी राघवे, भिखारी बोल के गाली देता था राम को रावण बोलता था। हम लोग तो सीरियल आप भी देख चुके हैं, और उन गोविंद का रामायण देखे ना, तो रामायण में रावण ही ऐसा करता था ना कि उखाड़ के फेंक दो, राम को फेंक दो, लक्ष्मण को फेंक दो, या को फेंक दो, और वो भी एक महिला को। बोलता है कि बारमूडा पहनकर पा दिखाओ, ये इनका कल्चर है। तो ये कल्चर बाहरी है, ये बंगाल का कल्चर नहीं है, और इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। यानी कि जो संस्कृति पर जो आघात पहुंचाते हैं उन्हें आप बाहरी कहते हैं। जो विद्यासागर का मूर्ति टूटने देते हैं, जो रविंद्रनाथ को कहता है कि सहज पाठ विद्यासागर ने लिखा है, रविंद्रनाथ शांति निकेतन पर जन्मे थे, ये
कल्चर और ये जो नरेशन है, ये बंगाल को डिफेम करने का नरेशन है, ये बंगाल का लोगों को डिफेम करने का नरेशन है, बंगाल का इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिफेम करने का नरेशन है। ये हम लोग नहीं मानते। अगर तुमको हिम्मत है, मैं तो चैलेंज कर दिया, तुमको अगर हिम्मत है, तुमको अगर जुर्रत है, तो तुम एक कागज छपाओ कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्या काम करे हो। वो तो कह रहे हैं कि काम तो तब होगी जब हम सरकार में आएंगे। तो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या वो क्रिकेट और हॉकी खेलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो सरकार है, उसका तो हिंदी भी सरकार है, बांग्ला भी सरकार। गवर्नमेंट का बांग्ला हिंदी क्या है? सरकार है, लेकिन वो दरकार में नहीं है, दरकार में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उनको हम ये जो पूरा भारत का जो लोग है, वो भारत का मेजोरिटी तो बीजेपी को ऐसे में नहीं मिला कि उसको हॉकी ओलंपिक में पटाया जाए और काली पूजा में पटका बांध के बोम बनाने का उसको टेंडर मिला है, या तो नहीं है। तुम सरकार का काम करो। क्या काम किया? फिनांस खत्म, बाजार खत्म, पेट्रोल का दाम हाई, डिजेल का दाम हाई, और बेंगल बोलছে যে বাংলায় আর বিজেপি নাই। ফলে बेंगल का लड़की, बंगाल का घर का लड़की ममता दी रहेगी, और हम इस इलेक्शन पॉजिटिव टाइप में लड़ना चाहते हैं, ना कि सब उसको क्रिटिसिज्म करके। वो जो भी है बोलने देते हैं, राजा चले बाजार और कुछ लोग भोगे हजार। कौन भोगता है आप लोग? अच्छा शुक्रिया जी। ममता बनर्जी चोटिल हैं, इसके बावजूद वो लगातार कैंपेन कर रही हैं। किस तरह वो कर रही हैं, पूरा भारत देख रहा है, पूरा बंगाल देख रहा है। नंदीग्राम में चुनाव के मतदान के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई नंदीग्राम में, वो किसी से अछूती नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने चिट्ठी कई सारे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भी लिखी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चिट्ठी लिखना दर्शाता है कि ममता बनर्जी परेशानी में है, घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर उनके साथ देने के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसा ही है ना? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है 2024 वो खुद भी जानता है कि उनके लिए अल्टीमेटम है। काफ़ी उनको एज भी हो गया है, और जो काम वो किए हैं उस काम वो नहीं संभल पा रहे हैं। तो वो भी जानता है कि उसका घर में भी जोगी पीएम बनना चाहता है, अमित शाह जी पीएम बनना चाहता है। तो ऐसे पीएम में उसका खुद 12 पीएम हो गया है। तो वो उसका जो जब 12 बज गया, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये जो लोग हैं, ये लोग ममता बनर्जी के पीछे पड़ गई कि एक महिला मुख्यमंत्री है जो हमको टकरा सकते हैं। वो जानते हैं कि और जो लोग हैं ये हमका बराबरी का नहीं है, ये यदि पारे तो यही मेटाई पारबे। इस लड़की में ही वो ताकत है, जरूरत है जो बीजेपी को हटा सके, जो जैसा कि वाम फ्रंट को हटा दिया था। तो वो इसको टारगेट बना लिया है, और टारगेटेडली वो जो भी करता है, अगर ममता दी कभी चाय के बदले कॉफी पी ले, वो बोलते क्यों कॉफी पी ले, तो ऐसा एक बात है। जो भी कर ले उसका क्रिटिसिज्म, ये है नेचुरल क्रिटिक्स। दे आर नॉट पॉलिटिकल क्रिटिक्स, नेचुरल क्रिटिक्स। ममता दी जो भी करेंगे वो उनका भी क्रिटिसिज्म करेंगे। हम लोग जो ममता दी जो चिट्ठी लिखे है, वो देश का फेडरल स्ट्रक्चर, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का डेमोक्रेसी इस जब खतरे में है, तो देश का अपोजिशन का फेस के तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी खुद खतरे में है? ममता बनर्जी खतरे में है या ब्लेसिंग्स में है, आशीर्वाद है। सुप्रिया जी, मई का 2 तारीख आपको दिखाई देगा ईवीएम दो का। बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्लियर, तब हमारे दर्शक भी इससे क्लियर होंगे। ममता बनर्जी चिट्ठी इस 8 चरण के चुनाव से पहले लिखती या फिर 2 मई के बाद लिखती तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होता पूरे भारत में। लेकिन बंगाल में मतदान चल रहे हैं, दूसरे चरण के मतदान के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई, उस स्थिति में चिट्ठी आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि सबको चिट्ठी लिखना ज़रूरी पड़ गया? ना ज़रूरी पड़ गया, लेकिन अब जानते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स का एक अलग मात्रा है। नेशनल पॉलिटिक्स में ना कि सिर्फ बंगाल में चुनाव हो रही है, ढेर सारे राज्य में चुनाव हो रहा है। आसाम में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। तो चुनाव के माहौल पर हम लोग पहले भी कह चुके, ये चिट्ठी आज नया चिट्ठी, नया अक्षर, नया भावना नहीं गया। ये एक पुराना भावना है, पुराना एक दुविधा है, पुराना की सम क्वेश्चंस है। देयर आर ओल्ड क्वेश्चंस इन ए न्यू फॉर्म। क्वेश्चंस आर ओल्ड, फॉर्म इज न्यू एंड द टाइम इज न्यू। ममता दी ने जो कहा है कि देश का डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, ये स्लोगान नहीं है, ये रियलिटी है। आप देखें, इलेक्शन कमीशन से लेकर, कोर्ट से लेकर, सीबीआई से लेकर, ईडी से लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, ये तो ऐसा नहीं था।
भारत में आप टीएन शेषन का नाम सुना होगा, आप सीबीआईडी का भी ढेर सारा बहुत नाम जाने माने ऑफिसर्स है, फोर्स के बहुत ऑफिसर्स है, हमारे कमांडर्स है। ये लोग जो थे ये हमारा आन बान शान है, आज भी है और रहेगा। जब तक भारत रहेगा इस ऑफिसर, इस ब्यूरोक्रेसी को हम सम्मान करेंगे। लेकिन बीजेपी इस स्ट्रक्चर को खत्म कर देना चाहता है। वो सिर्फ एक मैन, एक राष्ट्र, एक आइन, सब एक 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 एक। तो इस एक एक में अनेक जो है ये खतरे में हो जाता है। सो भारत तो बहुत्ववादी राष्ट्र है, भारत तो प्लूरलिस्टिक कंट्री है, प्लूरलिस्टिक नेशन है। उसके आधार पर ममता दी इस भारत का ऑपोजिशन का आज के तारीख में सबसे उज्जवल फेस है ममता दी। ये मोदी जी, अमित शाह भी, अगर आप सन एक्सप्रेस में उनको ले आए और पूछिए कि आपका ऑपोजिशन में सबसे स्ट्रांग कौन किसको लगता है, तो वो बोलेंगे कि ममता दी। तो ममता दी उस ऑपोजिशन यूनिटी के रूप में, ऑपोजिशन के यूनिटी को बरकरार रखते हुए ये बात ऑपोजिशन के लीडर के एक मैसेज के रूप में दिया है। इसमें स्टेट इलेक्शन से सीधी साधी कोई संजोग नहीं है, बल्कि स्टेट इलेक्शन में जो काफ़ी सारा एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एजेंसी जैसे इस्तेमाल हो रहा है उनका खिलाफ, जेहेतु वो इस्तेमाल जो हो रहा है, इस्तेमाल का पद्धति अगणतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज ऑफ द सेंट्रल पावर, ये हमारा आपत्ति का विषय है और इसके बारे में वो चिट्ठी गया है। और वो अपोजिशन का बात है, नेशनल पॉलिटिक्स का बात है, उसका एक कंपल्शन भी है, एक प्रोसेस भी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो आज एलआई लेस है, कोई एलआई उसके साथ नहीं है, सीबीआई ईडी को छोड़कर और कुछ आरएसएस और कम्युनल लोगों को छोड़कर। अकाली दल अब सबसे बड़ा था एनडीए का, वो छोड़ गए हैं किसान आंदोलन के रूप में, आप जानते हैं। तो उसका कोई एलआई नहीं है। तो वो ये जो संसदीय जो व्यवस्था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैब्रिक है, ये वो भूल गए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि चिट्ठी लिखते हो तो तुम देशोद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। हमारा तो शुक्रिया है, हमारा तो सुकून है कि वो हमको चिट्ठी लिखने से खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं बोल दिए है। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसीलिए बीजेपी को, कि हम चिट्ठी लिखते हैं तो हमारे ख्याल से हमको पाकिस्तानी बोल देना चाहिए था, तब वो सही बीजेपी होता। मोदी जी थोड़ा लिबरल बीजेपी बन गए अब। आप सिलीगुड़ी में आज चुनाव प्रचार किए, सिलीगुड़ी का माहौल कैसा लगा आपको? चूँकि आप उत्तर बंगाल के ही लड़के हैं, खासतौर से सिलीगुड़ी की मैं बात करूँ, सबसे बड़ा हॉट सीट है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में इस बार इंटरेस्टिंग फाइट होगा। अशोक भट्टाचार्य नामदार इंसान है, ढेर सारे चुनाव जीत गए हैं, कॉरपोरेशन का भी हमारा मेयर साहब है। लेकिन जो कॉरपोरेशन का जो काम चल रहा है ढेर सारे दिनों से, इसमें लोग खुशी नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी न्यूज़ स्टोरी कवर करते हैं कि ढेर सारा ये ऐसा जो म्यूनिसिपल अफेयर्स है, म्यूनिसिपल जो एक्सरसाइज है, ये ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। और मैंने आज 46 नंबर वार्ड, 45 नंबर वार्ड, 44 नंबर वार्ड में गया हूँ। उनमें भी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो है म्यूनिसिपल जो काम धाम है हमारा म्यूनिसिपल का, हम जो लोग जो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग पढ़ाई में भी पढ़ा है कि म्यूनिसिपल अफेयर्स का काम है जल, कलर, नल। ये जल भी यहाँ पर ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं है, नल भी ठीक नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो किंतु सब हो गया। अब जानते हैं कि यार हमारा जो मिनिस्टर है गौतम देव और जो हमारा लीडर्स है, ऑफिशियल्स है, उनके उद्योग में, ममता दी का निर्देश में हमारा यहाँ फ्लाईओवर बन गया। बागडोगरा में रास्ता आज नौका घाट से ढेर सारा साफ सुथरा है। जो हमारा डेवलपमेंट वर्क्स है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वो सब ऑनगोइंग है और कंप्लीटेड है। किंतु म्यूनिसिपल जो काम है, म्यूनिसिपैलिटी का जो काम है, कॉर्पोरेशन को वो ये भी नहीं बोल सकते आप कि उसको टाका नहीं मिलता है। आरोप तो यही पैसा तो मिलता है, आरोप तो यही लगाते हैं। उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बार बार बोले हैं कि आप आइए। आप तो जानते हैं, आप खुद न्यूज़ स्टोरी कवर किया, हमने देखा है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग जब होता है, दीदी तो उनको बोला कि आप आइए, वो नहीं जाता। वो अभी भी 34 ईयर्स में है। सुप्रिया जी इसी चेयर पर बैठकर अशोक बाबू ने मुझसे कहा कि हम कितनी बार चिट्ठियां लिख चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, फिरहाद हाकिम को, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिलता था। हमारा फंडिंग रोक दिया जाता था, जिसके कारण हम विकास नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में कई बार लड़ने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद उन्हें पैसा दिया गया। उसके बाद सिलीगुड़ी के विकास कुछ जो क्या हुआ 5 साल का जो उनका कार्यकाल था विधायक का, उसमें 1 साल उन्होंने काम किया है। तो ये खींचातान वाली स्थिति रही है ना। ठीक है, मैं अगर इस मुद्दे में आर्गूमेंट के हिसाब से ये मान भी लेता हूँ कि 4 साल उनको पैसा नहीं मिला, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। सिर्फ आर्गूमेंट के हिसाब से अगर मान लिया कि 4 साल उनको नहीं पैसा था,
1 साल मिला था क्या? 4 काम बताइए जो अशोक बच्चन किया है। 4 काम, 1 साल तो 4 काम हो सकता है, 4 छोटा छोटा प्रोजेक्ट तो हो सकता है। रिपोर्ट कार्ड तो जारी किए हैं। अशोक बच्चन का रिपोर्ट कार्ड 34 इयर्स का प्रोपागंडा है। 34 इयर्स में जब वो इलेक्शन लड़ते थे बोलते थे कि हम किसान का विकास करेंगे, और किसान को अगर जब देखते थे बोलते हैं कि माओवादी, और गोली कर देते थे। नंदीग्राम नेताई में सीपीएम कहीं पर भी नहीं है, और सीपीएम नहीं जीतेंगे बंगाल पर। सिलीगुड़ी का लोगों के साथ मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सिलीगुड़ी को म्यूजियम नहीं करिए। सिलीगुड़ी म्यूजियम नहीं, अगर हम क्षमता में आए, मैं तृणमूल छात्र परिषद के स्टेट जनरल सेक्रेटरी से, दीदी से और अभिषेक दास से मैं प्रार्थना गुजारिश करूंगी कि सिलीगुड़ी में, चाहे उत्तर बंगाल का किसी प्रांत में, एक म्यूजियम बने सीपीएम को रखने के लिए। हम म्यूजियम कर देंगे सिलीगुड़ी को आप म्यूजियम मत बनाइए। सिलीगुड़ी को आप विकास, जो बंगाल में जो विकास करा था, विकास का लहर है, उस लहर में शामिल कीजिए, और सिलीगुड़ी को तृणमूल कांग्रेस को दीजिए। तृणमूल कांग्रेस सिलीगुड़ी को मॉडल सिलीगुड़ी बनाएगा। ये हमारा ना कि से प्रतिश्रुति है, ये हमारा कमिटमेंट है टू पीपल्स। और इस बार तो हेवीवेट कैंडिडेट है। इस बार जो दीदी सिलीगुड़ी में कैंडिडेट दिया, मास्टर स्ट्रोक है। ये ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है। ओम प्रकाश मिश्रा जैसा एक हेवीवेट कैंडिडेट, जो मनमोहन सिंह भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी सहायक एडवाइजरी टीम में रह चुके हैं, और ढेर सारे वो काफ़ी विदग्ध लोग हैं। और सिलीगुड़ी का विकास के रूप में, सिलीगुड़ी का विकास कैसा होना चाहिए, इसका सही परिकल्पना के रूप में, आप जानते हैं ना 45-46 वार्ड में जो महानंदा जो है, वहाँ पर लोग कितने दुर्दशा में हैं। आज भी मैंने देखा, अशोक बाबू इतना लोगों ने मौका दिया, इतना लोगों ने वोट दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिया, क्या किया उन्होंने। ये मेरे ख्याल से सीपीएम का अशोक बाबू में, आई थिंक अशोक बाबू इज ए राइट मैन इन ए रॉन्ग पार्टी। अशोक बाबू काम करना चाहता है, सीपीएम मेरे ख्याल से उनको काम नहीं करने देता। अशोक बाबू से मेरा व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनली कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अशोक बाबू को सिलीगुड़ी के विकास किया करे है वो लोगों ने, और सीपीएम के लोगों ने, ये उनको बताना पड़ेगा, और उनके पास बताने के लिए कोई चीज बाकी नहीं है। सो अशोक भट्टाचार्य इज नाउ पास्ट, तृणमूल कांग्रेस इज द फ्यूचर फॉर सिलीगुड़ी। आपको लगता है ओम प्रकाश मिश्र सिलीगुड़ी से निकल जाएंगे? 100%। अगर वोट सीपीएम और बीजेपी में एडजस्ट नहीं हुआ तब। लोग तो लगे ही हुए हैं एडजस्ट कराने में ना। सीपीएम और बीजेपी, ये तो हम लोग जो कमरेड है, जो हमारा जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो भी गणतांत्रिक परिसर में हमारा बंधु लोग हैं। तो हम मानते हैं कि गणतांत्रिक परिसर में सभी सबका बंधु है, कोई शत्रु नहीं, एनिमी कोई नहीं है। हम विचारधारा में भिन्नता है, मतांतर है, मनांतर नहीं। तो वामपंथी विचारधारा के लोगों से, सिलीगुड़ी के लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे, आप उनके, ना कि से स्टेट का प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी, ऐसा नहीं है, उनका घर का बेटे के रूप से, भाई के रूप में, कि भाई जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, आप क्या चाहते थे कि सबके पेट में भात हो, सबके हाथ में काज हो, यही तो आपका स्लोगान था। ममता दी आज फ्री में एजुकेशन दे दिया है। ये भी हम कहते हैं कि अगर इलेक्शन में 2 तारीख हम जीतेंगे, जून के पहली ही चरण से हम 10 लाख के हर स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट कार्ड बना दिया जाएगा। हम रेशन डोर टू डोर, दुआरे सरकार ना दुआरे रेशन ऑन योर डोर्स बाय ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট। তো এই জায়গাটা আমরা করব। আমরা বলেছি যে আমরা এলে একেবারে এখন জামা থেকে, জুতো থেকে শুরু করে, টেস্ট পেপার থেকে মাধ্যমিকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন একটা 10,000 টাকা সেটাও দেওয়া হয়, কলেজে গেলে তার স্কলারশিপ আছে, একেবারে পুরোটা ফ্রি। সোশ্যালিস্ট যে মানসিকতা, সমাজতান্ত্রিক যে মানসিকতা, এই সোশ্যালিস্ট জায়গা থেকে, সোশ্যালিস্ট কিন্তু নিও লেফট, একটা নিও লেফট ধারা কিন্তু মমতা ব্যানার্জি নিয়ে এসছে বাংলায়। এই নিও লেফটের উপর ভরসা রাখুন, যারা সত্যিকারের মানুষের সমতা আনতে চায়, সমানতা আনতে চায়, সেটার উপর ভরসা রাখুন। এই পুরনো আগাছা সিপিএমকে বাদ দিন। अशोक बच्चा सम्मानीय मानुष, उन्हें बार एक विश्राम करते दिन। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, साक्षात्कार के हम अंतिम पड़ाव में हैं। सुप्रिया चंद, आप भी युवा हैं, और बंगाल, पूरा भारत फिलहाल युवाओं पर निर्भर है। आपने बताया कि आप फिलहाल पढ़ ही रहे हैं। ममता बनर्जी बहुत सारे स्कीम युवाओं के लिए चला रही हैं, लेकिन एक चीज़ युवाओं की तरफ से हमेशा मांग की जाती है कि उन्हें रोज़गार, नौकरी कब मिलेगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें भत्ता नहीं, अब नौकरी चाहिए। 2011 के बाद सिर्फ 2013 में एक एसएससी हुआ था, उसके बाद सिर्फ एक सीएससी हुआ है, उसके बाद अभी तक न कोई सीएससी हुई, न कोई स्कूल सर्विस कमीशन हुआ, और टेट भी जो चल रहा है वो फिलहाल हाई कोर्ट के दरवाजे पर पड़ा हुआ है। तो ये कैसे आप अपने युवाओं को एश्योर्ड करेंगे कि जब नई सरकार आएगी, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है,
सिलीगुड़ी की जनसभा में कहा है कि मैंने बहुत किया, अब हम अपने युवाओं को स्वरोजगार देंगे, आत्मनिर्भर करेंगे, नौकरियां देंगे। उन्हें आप कैसे मतलब मनाएंगे जो युवा पढ़े लिखे हैं? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस प्रॉब्लम है। मैं रिपीट करता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस प्रॉब्लम है बंगाल के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से अगर पर्सनली पूछिए, मेरे ख्याल से मैं जो सामान्य पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन समझता हूँ, मेरे ख्याल से बंगाल जिस टाइप का लैंडस्केप है, जिस टाइप का ये भूमि है, जिस टाइप का मिट्टी है, यहाँ पर स्वरोजगार सबको और अधिकांश लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को तभी मिल सकता है जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ये एक बात है। वो जो कृषि निर्भर हमारा है, एग्रो बेस्ड जो मॉडल है, वो एक मॉडल था, अभी है। कृषि एग्रीकल्चर को हम उपेक्षा नहीं करते, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने कहा, आप जानते हैं कि फिल्म डायरेक्टर ऋतुपर्ण घोष से लेकर कबीर सुमन से लेकर जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो एकेडमिशियंस है, वो भी कहा कि वाम जमाना जो था, ये वाम जमाना का एक रोग अब कैंसर बन गया, जो पूरा भारत में नहीं से पूरा विश्व में बंगाल का इंडस्ट्री जो फेस है, इस फेस को डिमीन कर दिया। कैसे? आपको ख्याल होगा, आपका जो जनरेशन था, आप जब मेरे उम्र का थे, तब आप एक स्लोगन सुनाई देते कि भांग दो तोड़ दो। भांग दो तोड़ दो हम भी कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री होगा तो उसका लॉक गेट कर दो, उसको काम बंद कर दो। अगर ऑफिस हो तो ऑफिस में एक स्कूल मास्टर हो, एक ऑफिसर हो, उसको ऑफिस में नहीं जाना तो नहीं जाना, लोकल कमेटी में आओ, जोनल कमेटी में लाल झंडा उड़ाओ। तो ये जो ये एंटी वर्क एम्बियंस था सीपीएम का, ये पूरा की पूरा सीपीएम का दाय है, सीपीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप साथ साथ आप पूछिएगा कि आप लोग गवर्नमेंट में हैं तो सीपीएम का कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। लेकिन देखिए, जो आपका अगर मेरा पूर्वज जब डेप्थ कर दिया, ऋण कर दिया, तो उसका कर्जा तो मुझको ही भरना पड़ेगा। तो दीदी का पास भी, दीदी जो पहले जो हमारा टारगेट था कि इस एंटी वर्क एम्बियंस को एक वर्किंग एम्बियंस में बदला जाए, तो दीदी जो पहले किया कि कोई छुट्टी छट्टा नहीं होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर हम एक कर्म संस्कृति बोलकर, वर्किंग डे बोलकर एक शब्द हम बांग्ला अभिधान में ले आए, बंगाल का कल्चर में ले आए। जो यहाँ पर छुट्टी मिलेगा, आपको एक छुट्टी होगा, लेकिन कोई बंद नहीं होगा बंगाल में। दीदी आने के सत्ता में आने के बाद दीदी ने ऐलान कर दिया, और ये हम मानते हैं, हम कर दिए कि कोई बंद अब नहीं होता। अब देखिएगा, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये अचीव्ड है। सेकेंड टारगेट था इस वर्किंग एम्बियंस और इस कर्म संस्थान के विषय पर, जो हमारा स्कूल सर्विस है, जो शिक्षित युवा है, उस युवा को हम एक रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए दीदी ने बहुत सारे काम करी है। आप जानते हैं कि जैसा 100 दिन का काज में भी हम 1 नंबर है देश में, वैसे कि वैसा एमएसएमई सेक्टर में बंगाल देश में 1 नंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन यही काफी नहीं है, और ज्यादा काम और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमको जरूरत है। और बंगाल में हमारा छात्र युवा और नए पीढ़ी को मैं एश्योर करता हूँ, हम लोग एश्योर करते हैं दल के तरफ से कि इस बार सत्ता में आने के बाद जो सीपीएम का हमला, सीपीएम का मामला, इस एसएससी टेट और इस सारे एग्जाम को रोक दिए थे, इसको हम कोर्ट से लेकर जनता की कोर्ट में ले आएंगे। और ममता दी के ऊपर भरोसा रखिए, ममता दी के सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आपका आशीर्वाद और आस्था बरकरार रखिए। आने वाले समय में, आने वाले पहले 3 ईयर में, हमारा इस 2021 से हम 2026 में स्टेनर होगा विधायक असेंबली का, 2021 से 2023 में हम पॉजिटिवली इस कर्म संस्थान के ऊपर हमारा प्रथम और पहला जो इम्पोर्टेंस प्रायोरिटीज है, इस प्रायोरिटीज में पहला हमारा प्रायोरिटीज होगा कर्म संस्थान, और लोगों के पास रोजगारी और नौकरी हम देंगे, ये हम प्रतिश्रुतिबद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया चंद जी, हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।